नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, राजस्थान की पुरातात्विक सभ्यताएं हमारा ये टॉपिक चल रहा था और इस सीरीज का ये अंतिम चैप्टर आज मैं लेके आया हूं। और आज की सीरीज में हम बैराठ, रंगमहल, नगर, रेड, पिंड पाडलिया, एलाना, कोटड़ा और करनपुरा, इन 8 स्थानों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। परीक्षा की दृष्टि से जो भी राजस्थान के एग्जाम्स हैं उन सबको मैं यहाँ पे कवर करूंगा। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो आपके लिए उपयोगी है। चाहे आप JEN की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लाइव स्टॉक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वेटरनरी की तैयारी कर रहे हैं, LSA की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप डिपार्टमेंट, कोई भी राजस्थान के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो उपयोगी होने जा रहा है। तो देखिए साथियों, इस सीरीज का अंतिम चैप्टर है राजस्थान की पुरातात्विक सभ्यताओं में सबसे अंतिम सीरीज में आज हम बैराठ के बारे में स्टार्ट करेंगे कि बैराठ कहाँ पर है और इसकी क्या विशेषताएं थी और क्या यहाँ से हमको प्राप्त होता है। ठीक है साथियों, करते हैं शुरू। देखिए, सबसे पहला हम ले रहे हैं बैराठ। बैराठ, ठीक है। बैराठ जो है ये कहाँ पर है? ये आपके विराटनगर है। और ये विराटनगर कहां पर है? जयपुर। विराटनगर, और ये कहां पर है? जयपुर। वहां पे ये बैराठ स्थित है। वर्तमान में एक विराटनगर नाम का एक कस्बा है और वहां पे ये बैराठ नामक जो स्थान है वो स्थित है। ठीक है, ये आपके दिमाग में सेट कर लीजिए। अब यहां समझिए कि जो ये बैराठ है ये कौन से काल का स्थल है। इसके काल हम देख लेते हैं। तो साथियों, यहां से हमको पाषाण काल, महाभारत काल, महाजनपद काल, इसके अलावा मौर्य काल, इसके अलावा मुगल काल, इन सभी टाइमिंग के अवशेष प्राप्त होते हैं। पाषाण काल के भी यहां से अवशेष मिलते हैं। महाभारत काल में यहां आपने सुना ही होगा कि बैराठ या विराटनगर में पांडव अपना अज्ञातवास बिताने आए थे। महाजनपद काल, तो यहां पर एक महाजनपद हुआ करता था और बैराठ उसकी राजधानी थी। मत्स्य महाजनपद, कौन सा महाजनपद? मत्स्य महाजनपद की ये राजधानी हुआ करती थी साथियों, बैराठ। ठीक है, और युधिष्ठिर जो है वो यहीं के राजा के दरबार में रहा था। आपके द्रौपदी, पूरे पांडव जो हैं वो सभी यहाँ पे रह के गए थे। ठीक है, तो पाषाण काल, महाभारत काल, महाजनपद काल। मौर्य काल में यहां से हमको अशोक के 2 अभिलेख मिलते हैं। अशोक के 2 अभिलेख यहां से प्राप्त होते हैं। पहला अभिलेख है भाब्रू का अभिलेख और दूसरा अभिलेख है भीमसेन की डोंगरी का अभिलेख। भीमसेन की डोंगरी का अभिलेख। ठीक है, तो यहां से 2 हमको अभिलेख प्राप्त होते हैं और जो किससे संबंध रखते हैं? अशोक, जो मौर्य वंश का राजा था। मुगल काल में यहां से हमको अकबर की टकसाल प्राप्त होती है। अकबर की टकसाल, मुगल गार्डन प्राप्त होता है और ईदगाह प्राप्त होती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें कहां से मिलती हैं? बैराठ से प्राप्त होती हैं। अब ये तो हुआ इसका बेसिक चीजें। अभी आप टेंशन नहीं लें बिल्कुल भी, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं और आपको ये धीरे धीरे समझ आने लगेगा। बैराठ की खोज किसने की? सबसे पहली बात, खोजकर्ता। देखिए, बैराठ चर्चित तो बहुत समय से था। सबसे पहले 1837 में यहां पे एक व्यक्ति आया जिसका नाम था कैप्टन बर्ट। क्या नाम था साथियों? कैप्टन बर्ट। और इस कैप्टन बर्ट ने इन 2 अभिलेखों को यहां से खोजा था। ये जो 2 अभिलेख मिले थे भाब्रू में और भीमसेन की डोंगरी पर, इन दोनों अभिलेखों को किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने खोजा था। और ये जो भाब्रू का शिलालेख है ये तो इसे बीजक की पहाड़ी से मिला, बीजक की पहाड़ी से मिला, परंतु ये कहलाता क्या है? भाब्रू का शिलालेख, क्योंकि 2 दिन तक ये भाब्रू गांव में इसको लेकर के बैठा रहा, इसकी पड़ताल करता रहा, इसलिए ये वर्तमान में क्या कहलाता है?
भाब्रू का शिलालेख कहलाता है, जबकि प्राप्त कहां से हुआ था? बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुआ था। किसको? कैप्टन बर्ट को। ठीक है, वर्तमान में ये कहां पर है? तो वर्तमान में भाब्रू का शिलालेख कलकत्ता संग्रहालय में है, कलकत्ता संग्रहालय। क्योंकि जब इसको लेकर के जा रहा था ना कैप्टन बर्ट अपने देश, तो ये बहुत भारी था, इस वजह से इसको फेंकना पड़ा, और वर्तमान में ये कहां पर है? कलकत्ता संग्रहालय में है। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा राजस्थान का अभिलेख कलकत्ता संग्रहालय में है, तो वो कौन सा है? भाब्रू का शिलालेख। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा देखिए, 1837 में कैप्टन बर्ट ने 2 अभिलेख खोजे। तो उस समय यहां का एक राजा हुआ करता था जयपुर का, नाम था राम सिंह। क्या नाम था? राम सिंह था। राम सिंह के मन में भी ये बात जगी कि यार कुछ तो यहां पे प्राप्त है ऐसी चीज कि यहां से हमको खुदाई करवानी चाहिए। तो राम सिंह ने भी 1837 के बाद, कोई 10-15 वर्ष बाद यहां पे खुदाई करवाई थी। तो राम सिंह को यहां से क्या मिला? राम सिंह को यहां से स्वर्ण मंजूषा मिली, एक स्वर्ण मंजूषा। स्वर्ण मंजूषा क्या है? एक छोटा सा सूटकेस मिला, एक छोटा सूटकेस सोने का बना, और उसके अंदर वर्तमान में जब इसकी जांच हुई तो ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध के जो अस्थि अवशेष थे वो इस स्वर्ण मंजूषा में रखे हुए थे। तो वो महाराजा राम सिंह जो जयपुर के थे, सवाई राम सिंह या महाराजा राम सिंह, उनके टाइम पर खोज लिया गया। तो 1837 में कैप्टन बर्ट और उसके बाद राम सिंह ने यहां पर खुदाई करवाई। लेकिन अगर इतिहासकारों की बात करें, पुरातत्ववेताओं की बात करें, तो सबसे पहले इसके खोजकर्ता माने जाते हैं दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी ने 1936 में बैराठ की ओर प्रयाण किया और 1936 में बैराठ पहुंचे। इन्होंने बैराठ की विस्तृत रूप से खुदाई करवाई और यहां से ये सारी चीजें प्राप्त की कि ये स्थल पाषाण काल, महाभारत काल, महाजनपद काल, मौर्य काल और मुगल काल से संबद्ध रहा है। तो ये बहुत ही पुराना और बहुत ही नया, दोनों तरह से ये स्थल महत्वपूर्ण है। तो इसका खोजकर्ता कौन हो जाएगा? दयाराम साहनी। उसके बाद अगर यहां से पूछे आपको कि बाद में इसकी जगह की खुदाई किसने करवाई, तो 2 लोग और यहां से संबंध रहे। एक है कैलाशनाथ दीक्षित व नीलरत्न बनर्जी। नीलरत्न बनर्जी, इन्होंने 1962 में यहां पर क्या करवाई थी? खुदाई करवाई थी। तो यहां पे उत्खननकर्ता जो हैं, खोजकर्ता तो दयाराम साहनी हो गए, और उत्खननकर्ता में भी दयाराम साहनी आएंगे, और ये दोनों भी उत्खननकर्ता में आ जाएंगे। पर सबसे पहली बार उत्खनन यहां पे किसने करवाया था? दयाराम साहनी ने। तो प्रश्न यहां से कर सकता है कि भाई फला कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपके बैराठ से संबंधित नहीं रहा। तो बैराठ को एक बार दोबारा देखिए। बैराठ जो वर्तमान में जयपुर के विराट नगर के नाम से जाना जाता है, और यह एक ऐसा स्थल था जो पाषाण काल के टाइम पर भी था, महाभारत काल में भी था, महाजनपद काल में भी था, मौर्य काल में भी था, और आपके मुगल काल पर में भी कह सकते हैं उपस्थित था। खोजकर्ता कौन था इसका? दयाराम साहनी, जिसने 1936 में इसको खुदाई यहां पे पहली बार करवाई। इससे पहले भी 2 बार इसकी खुदाई हो चुकी थी। सबसे पहले 1837 में कैप्टन बर्ट ने इसको खोजा, और यहां से उसने 2 अभिलेख प्राप्त हुए उसको, एक भाब्रू का और दूसरा भीमसेन की डोंगरी। भीमसेन की डोंगरी जो है, ये जब आप बैराठ में जाएंगे, जयपुर से अगर बैराठ की ओर जाएंगे तो आपको ये लेफ्ट साइड पड़ेगा, और अगर अलवर शहर से जाएंगे बैराठ की ओर तो ये राइट साइड पड़ेगा, भीमसेन की डोंगरी। और ये इसके जस्ट अपोजिट साइड है, ठीक है, बीजक की पहाड़ी। तो बीजक की पहाड़ी से इसे भाब्रू का शिलालेख मिला। क्योंकि ये भाब्रू गांव में रुका था 2 दिन, इसलिए भाब्रू का शिलालेख कहलाता है। और भीमसेन की डोंगरी से इसको दूसरा अभिलेख मिला था। ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भाब्रू का शिलालेख अशोक के अभिलेख के रूप में जाना जाता है। अशोक भाब्रू के शिलालेख में बुद्ध धर्म के प्रति आस्था व्यक्त करता है, निष्ठा व्यक्त करता है, ठीक है। तो अगर आपसे एक प्रश्न किया जाए कि अशोक ने बुद्ध धर्म में अपनी आस्था जो व्यक्त की है वो कौन से धर्म में, वो कौन से अभिलेख में ये जानकारी मिलती है, तो ये जानकारी आपको कौन से अभिलेख में मिलती है? भाब्रू के शिलालेख में, ठीक है, जो कहां से प्राप्त हुआ है? विराटनगर जयपुर से प्राप्त हुआ है। एक बार इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि मैं आगे बढ़ूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ चीजें ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये कौन से काल का स्थल था, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए होने जा रहा है।
चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक एक चीज इसके बारे में। देखिए प्राचीन काल की मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं तो ये मत्स्य महाजनपद की क्या हुआ करता था, राजधानी हुआ करता था। और महाभारत काल में यहां का एक राजा था जिसका नाम था विराट, और इस विराट के दो पुत्र और पुत्री थे। एक पुत्र था उत्तर और एक पुत्री थी इसकी उत्तरा। इस उत्तरा को गंधर्व विद्या जो सिखाई यानी नृत्य और संगीत जो सिखाया वो अर्जुन ने सिखाया, क्योंकि अर्जुन जो है वो यहां बृहन्नला बनकर रहा था, बृहन्नला बनकर रहा था, ठीक है, क्योंकि उसको इंद्रलोक में एक अप्सरा ने श्राप दे दिया था। तो ये बृहन्नला यानी कि अर्जुन उत्तरा को क्या सिखाता है, गंधर्व विद्या सिखाता है। और बाद में जब विराट नगर पर आक्रमण करते हैं कुरु यानी कौरव, जिनमें आपके भीष्म पितामह भी होते हैं, द्रोणाचार्य भी आक्रमण करते हैं, और आक्रमण करने का ध्येय क्या था कि पांडव जो थे वो 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास उनको यहां पे बिताना था, और इस 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान उनको अगर खोज लिया गया तो दोबारा 12 वर्ष के वनवास के लिए उनको जाना था, ये शर्त थी। तो यहां पे क्या होता है कि उन्होंने ये तय कर लिया कौरवों ने कि अगर पांडवों के इलाके पर अटैक किया जाएगा तो पांडव उसकी सुरक्षा के लिए अवश्य उपस्थित होंगे। तो यहां पे जब कौरव आक्रमण करते हैं, कुरु महाजनपद आक्रमण करता है राजा विराट पर, तो विराट उस समय थे नहीं, इसलिए जिम्मेदारी आई उत्तर के सिर, और उत्तर उनसे लड़ने के लिए चल दिया। तो जब उत्तर लड़ने जाता है तो द्रौपदी जो है, जो सैरेंद्री बनी हुई थी उस टाइम पे, तो वो कहती है कि आप बृहन्नला को लेके जाओ, ये अच्छा सारथी है। तो ये बृहन्नला इसके साथ जाता है, यानी अर्जुन इसके साथ जाता है, और वहां पे जाने के बाद जो बृहन्नला है वो उत्तर को बिठा देता है पीछे और स्वयं युद्ध करता है, क्योंकि उत्तर तो बहुत डर चुका था, और उनको पराजित करके भगा देता है, ठीक है। और सारे के सारे जो कौरव थे वो पराजित होते हैं अर्जुन से। तो ये विराट का जो युद्ध था वो महाभारत काल का था। तो ये मत्स्य महाजनपद उस जमाने में पहले जाना जाता था बैराट को, ठीक है। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, राजा विराट यहाँ का था। बाद में बृहन्नला जब युद्ध जीत करके वापस आते हैं, अर्जुन आते हैं, तो राजा विराट जो है वो अपने पुत्र से जब इनकी प्रशंसा सुनता है, बताता है कि ये तो अर्जुन है, तो राजा विराट कहते हैं कि आप इससे मेरी पुत्री से विवाह कर लें। तो अर्जुन ने कहा कि मैंने इसे हमेशा अपनी पुत्री की दृष्टि से देखा है, इसलिए मैं इससे विवाह नहीं कर सकता, आप चाहें तो मेरा बेटा अभिमन्यु है उसके साथ इनका विवाह कर सकते हैं। तो बाद में अभिमन्यु के साथ इस उत्तरा का विवाह किया गया, और इस अभिमन्यु का जो पुत्र था उसका नाम था परीक्षित, राजा परीक्षित, ठीक है। तो ये कहानी इसकी मिलती है महाजनपद काल की। अच्छा, ये कहानी तो महाजनपद काल की हो जाती है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो मौर्य काल जब आया, तो मौर्य काल में अशोक ने यहां पर अभिलेख लगवाए। और अशोक की क्या ऐसी मजबूरी थी जो वो यहां बैराट आया, क्योंकि बैराट उस जमाने में बौद्ध धर्म का प्रधान केंद्र था, बौद्ध धर्म का प्रधान केंद्र। अगर आपसे पूछे राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रधान केंद्र कौन सा था, तो उसमें आपके उत्तर आएगा बैराट, ठीक है। बैराट बौद्ध धर्म का प्रधान केंद्र था। यहां से हमको 8 बौद्ध मंदिर मिले हैं, और इनमें सबसे फेमस जो मंदिर है वो है एक गोल बौद्ध मंदिर। एक गोल बौद्ध मंदिर यहां से मिला है, और ये पूरी जो जितनी भी चीजें हमको मिली हैं ये जली हुई अवस्था में मिली हैं, क्योंकि यहां पर एक अटैक होता है मिहिरकुल का। मिहिरकुल हूण वंश का शासक था साथियों, हूण वंश का शासक। और ये मिहिरकुल कहां अटैक कर देता है, बैराट पर अटैक कर देता है, और इस बैराट को जला देता है, बैराट को जला देता है। कौन जला देता है, मिहिरकुल, जो हूण वंश का शासक था, तोरमाण का पुत्र था। भारतीय इतिहास में मैंने मिहिरकुल के बारे में पूरा एक चैप्टर डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो मिहिरकुल, जिसे भारत का अटिल्ला कहते हैं, वो इसको जला देता है। उससे पहले ये बौद्ध धर्म का एक प्रधान केंद्र था। अशोक ने यहां पर अभिलेख लगवाए, और अशोक यहाँ के जो अभिलेख प्राप्त हुआ है अशोक का, जिसे भाब्रू का शिलालेख कहते हैं, उसमें बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा व्यक्त करता है। यहाँ पर एक महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों की स्वर्ण मंजूषा भी प्राप्त हुई, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, और यहाँ से 8 बौद्ध मंदिर मिले हैं। अगर मैं बात करूं यवनों की, तो एक यवनों का एक शासक हुआ था अशोक के बाद। भारत पर जो यूनानी, भारत में जो पश्चिमी भारत में रहने लग गए थे,
तो यूनानी जो भारत में रहने लग गए थे वो कहलाए हिंद यूनानी, उनको ही कहा जाता है यवन। और इन यवनों का एक शासक हुआ था जिसकी राजधानी थी सियालकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। उस राजा का नाम था मीनांडर, और इस मीनांडर के यहां से 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं? 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये आपको याद रखना है। यहां से टोटल 28 यूनानी सिक्के प्राप्त हुए। कितने यूनानी सिक्के प्राप्त हुए हैं? 28 यूनानी सिक्के प्राप्त हुए, जिनमें से 16 किसके हैं? मीनांडर के हैं। ठीक है, मीनांडर जिसके ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया था मिलिंद पन्हो, उसमें मिलिंद के प्रश्न, मीनांडर और नागसेन एक बौद्ध भिक्षु था, इन दोनों के बीच आपस में प्रश्न उत्तर किया जाता है। और इस मीनांडर के प्रश्नों का उत्तर कौन देते हैं? नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु देते हैं, और उसके प्रयास से मीनांडर क्या बन जाता है? बौद्ध बन जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ये चीज आप नोट डाउन कर लेना इसको, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। अब देखिए, अब यहां से हमको और क्या प्राप्त हुआ? बैराट से ही हमको शंख लिपि प्राप्त हुई। शंख लिपि, ये शंख की तरह लिखी हुई लिपि थी, इसलिए इसे शंख लिपि कहा गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि शंख लिपि कहां से प्राप्त होती है। इसके साथ ही यहां से हमको शैल चित्र प्राप्त होते हैं, शैल चित्र भी प्राप्त हो जाते हैं। यहां से हमें बुने हुए वस्त्र प्राप्त होते हैं, बुने हुए वस्त्र प्राप्त होते हैं। यहां से हमको पंचमार्क या आहत सिक्के प्राप्त होते हैं। अभी सारी चीजें समझाऊंगा, एक थोड़ी देर रुकिए। पंचमार्क या आहत सिक्के प्राप्त हुए। इसके साथ ही काले लाल मृदभांड मिले, काले लाल मृदभांड। ठीक है, और इसके अलावा यहां से हमको क्या बोले? महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष मिले, महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष मिले। गोल बौद्ध मंदिर मैंने आपको यहां लिखा ही दिया है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो हमको कहां से प्राप्त हुई हैं? बैराट से प्राप्त हुई है। देखिए, यहां से हमको शंख लिपि मिली, वो कैसी लगती थी? शंख जैसी दिखने में लगती थी, घुमावदार। शंख कैसा होता है? लगभग इस तरह से, इस प्रकार का होता है, तो उस जैसी ये लगती थी। शैल चित्र मिले, शैल चित्र यानी आदि मानव ने जो यहाँ पर चट्टानों पर जो चित्र बनाए थे वो शैल चित्र कहलाए। बुने हुए वस्त्र यहां से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा पंचमार के आहत सिक्के, पंचमार के आहत सिक्के क्या होते थे कि जैसे कोई चांदी है, सोना है, जो भी है, उसको प्रेस कर देते थे। ठीक है, एक वेट ले लेते थे उसका कि भाई 2 ग्राम या 3 ग्राम, और उसको क्या कर दिया? प्रेस कर दिया। आहत यानी दबाव से बनाए गए सिक्के, पंचमार के आहत सिक्के। प्राचीन भारत में इसी प्रकार के सिक्के मिलते थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं काले और लाल रंग के मृदभांड। तो काले लाल मृदभांड या लाल काले मृदभांड आपको कहां से मिले थे? आहड़ से भी मिले थे, लेकिन इनमें और उनमें अंतर क्या है कि इन पर सफेद चित्रकारी नहीं मिली है। उन पर क्या मिली थी? सफेद चित्रकारी मिली थी, इन पर नहीं मिली है। इसके अलावा बुद्ध के अस्थि अवशेष उस स्वर्ण मंजूषा के अंतर्गत प्राप्त हो गए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो बैराट से संबंधित हैं। अब यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना, वो साथियों एक चीज और है, वो है कि यहाँ पर एक चीनी यात्री आया था, और उस चीनी यात्री का नाम था आपके हेनसांग। और ये कब आया? यहां पर 634 ईस्वी में आया। इस समय भारत में हर्षवर्धन नामक शासक का शासन हुआ करता था। तो ये हेनसांग जब यहां आता है तो इस जगह को कहता है पीलो ये तोलो। इस जगह का क्या नाम बताता है? पीलो ये तोलो। इसके अलावा ये जो हेनसांग है ये आपके भीनमाल भी जाता है, और उस जगह का नाम बताता है पीलो मोलो। ठीक है, तो ये बैराट को पीलो ये तेलो के नाम से जिक्र करता है। 634 में कहां आता है हेनसांग? आपके बैराट आता है, और इस बात का वो उल्लेख करता है। और इसे अब देखिए, हेनसांग जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित जगहों का अध्ययन करने आया था। तो ये इसीलिए यहां आया था क्योंकि ये एक बौद्ध धर्म का प्रधान केंद्र था बैराट। ठीक है, तो ये हमारा बैराट हो जाता है। एक बार बैराट को अगर रिवाइज करेंगे तो समझिए, बैराट विराटनगर जयपुर में है वर्तमान में। इसकी खोज सबसे पहले जो इस यहाँ पे खुदाई करवाई वो कैप्टन बर्ट ने 1837 में करवाई। उसके बाद यहाँ पे सवाई राम सिंह ने करवाई। उसके बाद सबसे पहले अगर पुरातत्ववेत्ताओं की बात करें कि पुरातत्व के हिसाब से जो इसकी खुदाई हुई वो सबसे पहले दयाराम साहनी ने करवाई 1936 ईस्वी में। उसके बाद 1962 में कैलाशनाथ दीक्षित और नील रतन बनर्जी ने भी यहाँ पर खुदाई करवाई। बैराट का संबंध महाभारत काल, महाजनपद काल, पाषाण काल, मुगल काल और मौर्य काल से रहा है।
तो यहां से बहुत सारे युगों के अवशेष प्राप्त होते हैं और कई बार यहां से प्रश्न किया जाता है क्या क्या प्राप्त हुआ। तो ये एक बौद्ध धर्म का प्रधान केंद्र था। यहां से हमें भाब्रू का शिलालेख मिला है जो अशोक से संबंधित रहा है। एक यहां से भीमसेन की डूंगरी से भी शिलालेख मिला जो कैप्टन बर्ट को मिले थे, ठीक है। और जो भाब्रू का शिलालेख है वो वर्तमान में कोलकाता में रखा हुआ है संग्रहालय में। उसके बाद हमें यहां से मिला एक स्वर्ण मंजूषा जिसमें महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए थे। इसके अलावा यहां से बुने हुए वस्त्र, शंख लिपि, यहां से शैल चित्र प्राप्त हुए, एक मुगल गार्डन यहां से प्राप्त हुआ, यहां से अकबर की टकसाल हमको प्राप्त हुई, ठीक है। इसी के साथ यहां से हमें एक गोल बौद्ध मंदिर प्राप्त हुआ, ठीक, जो बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है, गोल बौद्ध मंदिर। यहां से 8 बौद्ध मंदिर मिले टोटल, ठीक है। कितने बौद्ध मंदिर मिले? 8 बौद्ध मंदिर मिले। तो ये इस जो आपकी ये जो है बेराट, इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं। यहां से काले लाल मृदभांड हमको प्राप्त हुए हैं और यहां से हमको आपके पंचमार्क या आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मिनांडर नामक यूनानी शासक के भी 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं और 28 टोटल यहां पे सिक्के यूनानियों के प्राप्त हुए, जिनमें से 16 किसके थे? मिनांडर के थे। तो ये तो आपका हो जाता है क्या? बेराट हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा हम पढ़ेंगे रंगमहल। देखिए रंगमहल कहां है? तो रंगमहल कालीबंगा के निकट पड़ता था साथियों। और कालीबंगा कहां पर है? कालीबंगा पड़ता है आपके हनुमानगढ़ जिले में। कहां पड़ता है कालीबंगा? हनुमानगढ़ जिले में। और हनुमानगढ़ जिले में एक नदी बहती है, कौन सी? घग्गर या द्वसद्वती। उस नदी के किनारे ये आपके रंगमहल स्थित था। अब यहां पे खुदाई किसने करवाई? तो इस जगह की खुदाई से संबंध जिस व्यक्ति का रहा उनका नाम था हन्ना रेड। रंगमहल कहां है? हनुमानगढ़। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। अगर हम यहाँ के उत्खनन की बात करें तो उत्खनन का कार्य करवाया था यहां पे हन्ना रेड ने, ठीक है। ये स्वीडिश दल था, स्वीडिश यानी स्वीडन से आए थे और इन्होंने यहां पर क्या करवाया था? उत्खनन करवाया था। और इस रंगमहल से हमको क्या महत्वपूर्ण अवशेष मिले? तो यहां से हमको देखो ये कालीबंगा के निकट है, इसलिए यहां से लाल गुलाबी मृदभांड मिल गए। यहां से 105 आहत सिक्के प्राप्त हो गए, पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के प्राप्त हो गए। और यहां से हमको जो ये रंगमहल है, यहां से हमको एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज मिली वो है यहां से सैंधवकालीन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के काल की। इसके अलावा सुंगकालीन और कुषाणकालीन, और इसी के साथ पूर्व गुप्तकालीन, गुप्त काल से पहले का समय, पूर्व गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं। यानी ये जो एक स्थल है ये सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर भी था, मौर्य काल के बाद जो सुंग काल आया उस सुंग काल में भी था, कुषाणों के टाइम पर भी ये स्थल था और पूर्व गुप्त काल में भी ये स्थल था। तो रंगमहल कहां पर है? हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे है। हन्ना रेड्डी ने इसका उत्खनन करवाया। कालीबंगा के पड़ोस में, इसलिए लाल गुलाबी मृदभांड मिले, 105 आहत सिक्के मिले, सैंधव काल, शुंग काल, कुषाण काल और पूर्व गुप्तकालीन अवशेषों को ये समेटे हुए है। इसके बाद एक जगह आती है नगर। इस नगर को प्राचीन भारत में कारकोट नगर के नाम से जाना जाता था, कारकोट नगर। और ये कारकोट नगर जो है ये मालव जनपद की राजधानी हुआ करती थी, मालव जनपद की राजधानी, और इसीलिए इसको मालव नगर भी कहते थे, कारकोट नगर या मालव नगर कहते थे। और इस नगर से हमको मालव जनपद के क्या मिल गए? सिक्के मिल गए। मालव जनपद के सिक्के कहां से प्राप्त हुए? ये हमको नगर से प्राप्त हुए। एक दूसरा स्थल है रेड। ये रेड आपको ढील नदी के किनारे प्राप्त हुआ, ढील नदी के किनारे। इनके उत्खनन करने वालों का नाम आपको बिल्कुल याद नहीं रखना, जितना मैं बता रहा हूं उतने पे ध्यान दीजिए। रेड कहां पर है? ढील नदी के किनारे है। निवाई एक तहसील है जो वर्तमान में टोंक जिले में है, वहां पे है। रेड जो है यहां से हमको बहुत ज्यादा मात्रा में लौह सामग्री मिली है। क्या मिली? लौह सामग्री मिली। और यहां से मालव जनपद के सिक्के भी प्राप्त हुए, मालव जनपद के सिक्के भी मिले। अब यहां से सर्वाधिक लौह सामग्री प्राप्त हुई है जो बहुत प्राचीन है, इसलिए इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कह देते हैं। क्या कह देते हैं साथियों? इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
तो अब यहाँ देखिए, मैंने पहले आपको रंग महल के बारे में बताया, हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे है। हन्ना रेड्डी ने यहाँ पर उत्खनन करवाया और इस यहाँ पर हमको लाल गुलाबी मृदभांड, 105 आहत सिक्के, इसके अलावा सैंधव कालीन, शुंग कालीन, कुषाण कालीन और पूर्व गुप्त कालीन अवशेष प्राप्त हुए। दूसरी जगह हमने नगर के बारे में पढ़ा। नगर का पुराना नाम कारकोट नगर या मालव नगर था और यहाँ यह जो था वो मालव जनपद की राजधानी थी। और ये मालव जनपद मैंने आपको कल बताया था, जयपुर, बूंदी, टोंक के आसपास के इलाकों में फैला हुआ था। मालव जनपद के सिक्के यहाँ से हमको मिलने ही थे ऑब्वियसली, क्योंकि वो इसकी राजधानी थी। दूसरी जगह हमने पढ़नी थी रेड जो है वो ढील नदी के किनारे निवाई तहसील टोंक जिले में है। यहाँ से हमको बहुत ज्यादा मात्रा में लौह सामग्री मिली, इसलिए इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कह देते हैं। वर्तमान में भारत का टाटा नगर जमशेदपुर है, ठीक है। तो ये प्राचीन भारत का टाटा नगर, यहाँ से मालव जनपद के सिक्के भी हमको प्राप्त हुए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। वैसे अब ये टॉपिक हमारा कह सकते हैं समापन की ओर है। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना, आपको बस इतना याद रखना है कि जो पिंड पाडलिया है, पिंड पाडलिया ये आपके चित्तौड़गढ़ में याद रखना है आपको, ये चित्तौड़गढ़ में है। इसके बाद एक एलाना है, एलाना ये आपके जालौर में है। इसके बाद आपके कोटड़ा है, ये साथियों झालावाड़ में है। और एक आपके करणपुरा है, और ये करणपुरा जो है ये कहां पर है, ये आपके हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ की भादरा तहसील में है, भादरा तहसील। ये आपको साथियों इतना आपको याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से लिखते रहिएगा। और इसके साथ ही मैं आपसे विदा चाहता हूं। अगर आपको कोई भी टॉपिक में कोई समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य सूचित करें। मैं आपकी जो परेशानी है उसको जरूर सॉल्व करूंगा। और इन सारे स्थलों को आप याद रख लें, और जितना मैंने आपको पढ़ाया है अगर उसका 70% भी आप याद कर पाएंगे तो मुझे उम्मीद है आप परीक्षा में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाएंगे। चलिए साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।